हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की तैयारी में आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी को करेंगे, जिसमें हम आज 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पार्ट में भी हम 30-30 करके 3 पार्ट में अपना सीडीपी कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर प्रत्येक क्लास और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछते रहें, आपको उनका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सीडीपी का पार्ट 1। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो सीडीपी के भी 3-4 पार्ट्स अभी जो रिसेंटली में डाले वो तो पहले हैं, जो 2024 के हैं वो पढ़े हुए हैं, और साथ में हिंदी के गद्यांश पद्यांश वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ। अगर आप वो गद्यांश पद्यांश एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप गद्यांश या पद्यांश को गलत कर पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं हम अपना सीडीपी। आप पहले वो भी देख लीजिएगा एक बार, अपना गद्यांश पद्यांश जो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। वो सच में आपको आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, वो इतने अच्छे से मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है वहाँ पर। पहले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी उस चीज़ को, जो उनका टेस्ट जब क्लियर हुआ तो उन्होंने कमेंट करके स्पेशल इस चीज़ के लिए थैंक्स भी बोला था। तो जीन पियाजे पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए शुरू कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया सीडीपी बहुत सिंपल लगने वाला भाग होता है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। इसलिए हमें भले ही कोई आंसर पता है, लेकिन हमें चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ना है। तो पहला नकल उतारने वाला जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व और समावेशन और संतुलीकरण। आपको क्या करना है, सीडीपी में जीन पियाजे और जो वाइगोत्स्की है, ये 2-3 मेन हैं जो हमें इसमें डिटेल में हम एक साथ उसका अलग से वीडियो बनाएंगे और इनकी जो पूरी थ्योरीज है ना उनको समझाएंगे हम। अब इसमें जो सही आंसर है, क्योंकि सतत प्रक्रिया जो है वो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, वो है संतुलीकरण। यानी संतुलन होगा तभी तो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित कर पाएंगे। तो इसमें जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है संतुलीकरण मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं या है? हमें ध्यान देना है, यहाँ पर असत्य पूछा है नहीं कि सत्य। हम यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, हम बहुत जल्दी से रहते हैं कि कहीं हमारा टाइम ना निकल जाए, और उसमें ही हम ऐसे कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर देखना कि हमें असत्य वाला ढूंढना है। तो पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु खुली और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम सही का और गलत का अनुसार बैक में लगाएंगे यहाँ पर, तो ये सही है। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये र्यूमर बहुत चला हुआ है कि समाप्त कर दिया गया है। इसकी भी अलग उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं एमफिल को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ है। अगला हम तीसरा देखेंगे, उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को वर्ष 2040 तक 25% यानी 25% बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये भी कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो जिसमें सही है वो हमारा आंसर होगा। तो 1 और 2 कूट नंबर 1 में सही है, यानी कि आंसर हमारा 1 है। अब अगला देखते हैं हम, इसमें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण। अब ये रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कोह ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो आपने पढ़ा हो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, जो अमेरिका के उसमें भी हुआ था। तो इसका सही आंसर है तीसरा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। ध्यान रखना, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण क्या है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण,
इसको भी परीक्षण को हम डिटेल में एक साथ वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल हम अपने आज 30 क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, सभी के सभी, क्योंकि अब सबसे बेस्ट समय जो है ना तैयारी का, क्योंकि पेपर आ चुका है, यही होगा जितना हम अपने आप को इन सीडीपी को प्लस में कंटेंट के साथ जोड़ते हुए जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है, ब्लैंक शिक्षक अक्सर शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। तो कौन से शिक्षक? सामान्य तो नहीं पकड़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। संवेदनशील लग रहा है, लेकिन अभी 4th पढ़ लेते। आधुनिक, तो आधुनिक तो कोई यहाँ पर तुकी नहीं बनती है। तो कैसा संवेदनशील? जो संवेदनशील होते हैं, आप अपने ऊपर भी लगा लीजिए, जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं उनकी किसी भी चीज़ को नोटिस करने की क्षमता अन्य के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा कि संवेदनशील, यानी संवेदनशील शिक्षक अक्सर शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमता और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम अपना। पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों को ध्यान रखना होता है, यानी कि जब सिलेबस का निर्माण हो रहा है, समझना है, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर चलूँगी ताकि आप स्वयं भी उस क्वेश्चन को पढ़ सको। यानी ऑडियो और विजुअल जब दोनों तरीके से काम होता है तो आउटपुट तब ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऑडियो तो आप मेरी सुन ही रहे हैं, लेकिन विजुअल में आपके सामने सीधा क्वेश्चन है, तो दोनों को ध्यान में करते हुए जो आउटपुट आएगा वो बेस्ट होगा। तो जो हम सिलेबस का निर्माण करते हैं ना, उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? यानी कि इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें ध्यान नहीं देंगे, वो जरूरी नहीं है। तो अब हम 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, सही है। सही गलत का निशान हम अपना बैक में लगाते रहेंगे। और ऑप्शन 2 है, प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। तो ये अभी हमें ठीक नहीं लग रहा, बस इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रत्येक स्तर में पृथकता हो जाएगी तो जो मान लीजिए मैंने 6th क्लास में पढ़ा, अगर उसका रिलेशन 7th में नहीं है, एकदम डिफरेंट है, तो कोरिलेट कैसे कर पाएगा? ये तो एक सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी, आप समझते हो? बच्चा इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, यानी एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ तो हमारा ये विकास का स्तर भी फेल हो रहा है, क्योंकि अगर वो बैक की क्लास को कोरिलेट नहीं कर पाएगा उससे, तो अभी फिलहाल हमारी समझ से ये गलत है। लेकिन हमें अभी 2 ऑप्शंस और बचे हुए हैं, हमें वो भी देखने हैं। तो हमारी नज़र में ये ठीक है, ये नहीं है, तो दूसरे को भी छोड़ के रखेंगे। अब हम तीसरा पढ़ते, किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को विशेष बोझ लगने लगे। ये सही है। अगर पाठ्य विषयों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो बोझ लगने लगेगा, तो यानी ये सही है। अगला देखते हैं, विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि वर्ष भर का पाठ्यक्रम वर्ष में पूरा हो जाए। ये भी सही है। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि 1 साल में वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हम सिलेबस दे देंगे तो उस सिलेबस का कोई तुक नहीं बन जाता, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण तो हम कर रहे हैं ना। हमें ये ऐसे मान के हमें ना इमेजिनेशन करना है कि जो मैं हूँ, यानी आप स्टूडेंट खुद को सोचो कि मैं एक पाठ्यक्रम निर्माण करता हूँ और मेरे सामने वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उसे पढ़ना है। ये 2 दृष्टि रखकर आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो जो बच्चे का विकास होता है ना, बौद्धिक विकास के भी विपरीत जा रहा है ये, क्योंकि उसमें हम इस प्रकार से करते हैं, बच्चा एक बार सीखेगा, फिर डाउन जाता है, फिर सीखता है, फिर डाउन जाता है, फिर सीखता है। तो ये तो उसको भी फेल कर रहा है, क्योंकि अगर जब रिलेशन ही नहीं होगा, वो कह रहा है कि पृथक होना चाहिए ताकि अलग अनुभव हो। तो ये यहाँ पर ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो हमारा इसका उत्तर हुआ दूसरा। पाठ्य निर्माण के समय सिद्धांतों को ध्यान में रखने के लिए जो ध्यान ना देने योग्य बात है वो है प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अगली कक्षा में अलग अनुभव हो। नहीं है जी ये। अब देखते हैं हम हार्वर्ड
गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। ये आप जानते होंगे, उसने लगभग, जो मुझे ध्यान है, 8 प्रकार की बुद्धियों के का जिक्र किया है। और निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? उसने जो दी है, संगीत में दी है, ये है हार्वर्ड गार्डनर ने दी है अपनी बुद्धियों के प्रकार में। संगीत में बुद्धि उसने बोला होती है, भाषाई बुद्धि भी उसने बोला है, और शारीरिक गति संवेदी भी बोला है, व्यवहारिक नहीं है। तो ये किसके अनुसार है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि उसकी जो गार्डनर की बुद्धि है उसमें प्रस्तावित प्रकारों में नहीं है। यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर है वो व्यवहारिक बुद्धि को नहीं मानते थे। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे। विकास, सिर्फ इन्होंने ये लिख दिया विकास, तो हमें इसका मतलब लेना है कि विकास क्या है। शरीर किस तरीके से होता है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। आप जानते होंगे, आपने जब बाल्यावस्था ये सब पढ़े होंगे तो उसमें बताया है कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, क्योंकि सबसे पहले स्पाइनल कोड बनता है, फिर एंड देन हार्ट, और उसी तरीके से ये विकास बाहर की तरफ चलता है। तो शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में विकास होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अब चलते हैं हम लॉरेंस कोहलबर्ग का। आ गया, मैं बता रही थी ना, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको तो हमें इनकी सभी थ्योरीज को बहुत डीपली स्टडी करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, क्योंकि इसके नोट्स मेरे पास बने रखे हैं। इन तीनों सभी को मैं मिलके जो पूरा है, एक दिन पूरी क्लास ले लेंगे इनकी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि, क्या आलोचना है कोहलबर्ग की, कि उसमें उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। पढ़ लेते हैं। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो सिद्धांत की मुख्य आलोचना है, तो जो आलोचना है उनकी क्या है, मुख्य आलोचना हमें बतानी है। तो ये भी नहीं है, ये उन्होंने किया है, जीन पियाजे का भी किया है, अनुसंधान कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया है अनुसंधान कार्य बच्चों पर। कोहलबर्ग का तो बहुत नाम आता है, और प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, और उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी सुझाई। यानी उन्होंने नहीं है जो कुछ गौण कहा तो वो रहा है उनका ये इसी आधार पर उनकी आलोचना होती है कि उन्होंने नारी परिप्रेक्ष्य को गौण रखा है। कोहलबर्ग ने, ध्यान रखना, कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना होती है वो इस आधार पर होती है कि उन्होंने नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। निम्न में से कौन वेसलर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है? वेसलर ने बुद्धि की परिभाषा दी, तो वो इनमें से कौन सी है उसके अनुसार ये हमें करना है। तो पहले देख लेते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं था। दृश्य स्मृति और चित्रात्मक कल्पना, ये भी नहीं था उनका, कौन वेसलर का। पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, ये था उनका। और स्थानिक और गति संवेदी क्षमताएं, ये भी नहीं था। तो जो वेसलर है उनका बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा था तीसरा, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता बुद्धि की परिभाषा थी वेसलर के अनुसार। यानी हम कह सकते हैं कि वेसलर के अनुसार बुद्धि वह है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने की क्षमता रखती है, ये वेसलर ने कहा था बुद्धि की परिभाषा में। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? भ्रांतियां हो गई बच्चों के बीच में, तो अब उस शिक्षक कैसे निपटेगा उससे? उनकी भ्रांतियों की पहचान कर ले, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी कि जो भ्रांतियां हैं उनसे पूछते रहें और उन्हें अवसर दें कि बताओ क्या क्या भ्रांतियां हैं। तीसरा है, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि CDP में जब भी बच्चे को लेके कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बच्चे के फेवर वाला आंसर ढूंढना है।
ये मैंने तुक्का के तौर पे भी आपको बताया था कि अगर आपको एक साथ सीधा सटीक आंसर नहीं आता और अगर आपको बच्चे वाला सीडीपी कहीं मिल जाता है तो आपको बच्चे के फेवर वाला क्वेश्चन आंसर ढूंढना है, ऑप्शन, ना कि उसके खिलाफ वाला। जैसे कि इसमें कई ऑप्शन उसके खिलाफ में जा रहे हैं, जैसे कि दो जा रहे हैं इसमें। एक तो दंडित करना, हम बच्चे को कभी दंडित नहीं करेंगे, सीडीपी में ध्यान रखना, जहां भी दंडित वाला ऑप्शन आएगा वो हो ही नहीं सकता। दूसरा ये भी खारिज हो जाता है कि उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजेंगे। हर टीचर को उपचारात्मक शिक्षण करना होता है, ये उपचारात्मक कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं होता कि उसके पास भेजेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गया, 2 भी गया, सॉरी पहले 3 भी गया क्योंकि दंडित का था, और फिर 4th भी गया, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे यही चले गए। अब बचा क्या, उनकी भ्रांतियों की पहचान करें, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हम जो NEP आई है और जो RT एक्ट 2009 था उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ये बात इन्होंने यहाँ साफ कह दी, तो यहाँ पर ये खारिज होती है ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा जाता है। वो कहता है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब बच्चा आपको भ्रांति बता रहा और आप टीचर होकर ध्यान नहीं दे रहे तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बनता है, 3 गलत हो गए, पहला भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो जो दूसरा है वो सटीक है। उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। हमें सीडीपी में बच्चे से संबंधित बस वही आंसर ढूंढना है जहां पर बच्चे की ही फेवर की बात हो, चाहे उसे अवसर देने की बात आए, उसे स्वतंत्रता देने की बात आए, आपको उसी का चुनाव करना, और यहाँ पर भी आप इसी का चुनाव करेंगे। उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर, जो भी भ्रांति है उसे फिर उत्तर करेंगे, फिर प्रत्युत्तर करेंगे, ये इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए निम्नलिखित में सबसे अधिक अप्रभावी विधि, यानी सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए निम्नलिखित सबसे अधिक। अब यहाँ पर देखिए अप्रभावी शब्द है, ना कि प्रभावी। हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर मिस्टेक करते हैं। हमको लगेगा कि ये प्रभावी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ अप्रभावी है, यानी कि एकदम क्वेश्चन जो है पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हुआ है, और वही नेगेटिव हमें अब ऑप्शन से ढूंढना है। तो जो 11 में ऑप्शन हैं पहले तो हमें वो सारे पढ़ने हैं। शिक्षार्थी को कक्षा क्रियाकलापों को आयोजित करने में मदद करना। दूसरा, शिक्षार्थी को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षार्थी को, ऑप्शन तीसरा है, शिक्षार्थी को विभिन्न आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन और विश्लेषण की योग्यता उत्पन्न करना। और चौथा है, शिक्षार्थी में सत्य असत्य की विवेकशीलता का विकास करना। तो इसमें जो है हमें सबसे सामाजिक रूप से परिपक्वता नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक अप्रभावी ढूंढना है। तो अप्रभावी इनमें क्या है, ये तो बहुत अच्छे से बोल रहा है कि शिक्षार्थी को कक्षा क्रियाकलापों को आयोजित करने में मदद करना, तो ये तो प्रभावी है, तो ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर। सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण, तो बच्चे को तो कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, शिक्षार्थी को तो, और फिर समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण है। फिलहाल हमारी नज़र में ऑप्शन 2 उत्तर बैठ रहा है, लेकिन तीसरे को देख लेते हैं। शिक्षार्थी को विभिन्न आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन, विश्लेषण की योग्यता उत्पन्न करना। तो यहाँ पर जितना लंबा ऑप्शन होता है वो हमारा मोस्टली तुक्के के तौर पर बता रही हूँ सही होता है। और शिक्षार्थियों में सत्य असत्य की विवेकशीलता, ये भी बिल्कुल सही बैठता है। तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें अप्रभावी ढूंढना था और अप्रभावी विधि इसमें यही है, गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण। ये कोई यहाँ पर सटीक आंसर नहीं है, तो इसका आंसर यही है। सीडीपी में हमें शिक्षा शास्त्र में इसी चीज़ों का ध्यान देना होता है, इस प्रकार से हमें ढूंढने होते हैं, उसी में से आंसर को ढूंढना होता है क्वेश्चंस में से। अब आगे जी, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, अभी तो आया था उनका बुद्धि का, एक बुद्धि एक इकाई है बुद्धि, दूसरा ऑप्शन बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं,
बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। ये है, अब इसमें से हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हमें देखना है कि कौन सा है। तो हार्वर्ड के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को एक इकाई नहीं माना, उसने बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार माने हैं। ऑप्शन नंबर 2। अब चलते जी, अभिकथन आ गया। इसको बहुत ध्यान से करना होता है अभिकथन को, क्योंकि इसमें कूट होते हैं और हमें ये मिलाना भी होता है। अभिकथन ए, शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। और आर तर्क है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से क्या क्या ऑप्शन दिया। कूट ए में कहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन 3 कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। और 4th कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। अब हमें इसमें से देखना है कि जो सही है उसको कूट से मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षिका को व्यक्तिगत रूप से काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, बिल्कुल सही है। करने से हतोत्साहित करना चाहिए। शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वे सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। यानी आपको सहयोग करेंगे तो ये वैसे सही है, व्यक्तिगत रूप से ही उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दूसरा है, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। तो ये बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन ये इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही है, यहाँ पर सामूहिक बात हो रही है, क्योंकि पूरी क्लास की बात होगी। जब क्लास है तो सामूहिक होती है, क्लास में बहुत स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इसको वो तो नहीं कर रहा था। अब इसमें देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि सही व्याख्या कब करेगा, जब इस वाले सेंटेंस का इस वाले सेंटेंस से रिलेशन हो। जो बात यहाँ कही गई है ये आर उसको जस्टिफाई कर रहा हो तब है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। सही दोनों है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि में कुल मिलाकर ब्लैंक कारक होते हैं जिनकी व्याख्या उन्होंने अपनी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में की। पहली बात हमें पता चला कि गिलफोर्ड, आपको पता होगा, उन्होंने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत दी थी जिसमें उन्होंने बुद्धि में कुल मिलाकर कितने कारक बताए थे वो हमें देखने हैं। 50, 100, 150, 200। अगर आपको पता होगा तो आप एग्जैक्ट उत्तर दे पाएंगे, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। इसका उत्तर है तीसरा, यानी 150। 150 कारक उन्होंने बताए हैं गिलफोर्ड ने। बुद्धि में कुल मिलाकर 150 यानी 150 कारक होते हैं। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी थ्योरीज हैं जो हम इन सभी की पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया है, दूसरा स्पियर्समैन ने दिया है, कि गार्डनर ने दिया है, कि टर्मन ने दिया है। अब ये आपको पता होगा, बहुकारक जो है वो थॉर्नडाइक ने ही दिया था। जब भी बहुकारक सिद्धांत की बात आए वो भी बुद्धि को लेकर वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब चलते हैं 16। ऐसी स्थितियां ब्लैंक महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक ब्लैंक श्रोता होते हैं। यानी ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन एक लगा के देख रहे हैं हम। टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। दूसरा, ऐसी स्थितियां पैदा करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होता है। या ऐसी स्थितियां निषेध करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता होता है। और ऐसी स्थितियां, 4th, सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक आज्ञाधीन
श्रोता होता है। अब इसमें हमें दो दो ब्लैंक हैं जिनको एक दूसरे के पूरक करते हुए भरना है। तो इसमें क्या है, जो सही है वो ये बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थितियां टालना ही बेहतर होगा। टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। जब कोई निष्क्रिय है तो उस चीज को टालना बेहतर है, क्योंकि हम टीचिंग का जो काम है वहाँ निष्क्रियता का कोई मतलब नहीं है, वहाँ सक्रियता का मतलब होता है। टीचिंग में सक्रिय होना जरूरी है, और अगर आपकी टीचिंग ही निष्क्रिय हो रही है तो ऐसी परिस्थिति को टालना बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर अभी कथन आया है, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्क आर क्या कहता है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। अब ये देखना पुष्टि कौन कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा है। तो वैसे इसका आंसर हमारी समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि अभी कथन करते करते इतना प्रैक्टिस हो गया। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सी टेट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो कि सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़े, आपको बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिसेस करनी है। साथ में हमारी वीडियोस पर चैनल पर जो हैं उनके साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। तो अब हमें इसमें देखना है ऑप्शन ए क्या है। ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही की आर जो है ए की सही व्याख्या करता बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये अलग बात कह रहा है और ये अलग बात कह रहा है। आगे देखो, ए और आर दोनों सही हैं, वो हमने शुरू में ही कह दिया दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। यहाँ वहाँ पर बात संस्कृति की हो रही है और यहाँ पर बच्चों के अलग पालन पोषण की बात हो रही है, बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। और इसका मतलब उत्तर दूसरा ही सही है, क्योंकि ए सही है किंतु आर गलत है। ऐसा नहीं, दोनों ही सही है इसलिए ये गलत है। ए और आर दोनों गलत नहीं जी, दोनों ही सही है। ऑप्शन बैठ रहा है हमारा इसके अकॉर्डिंग ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखो आपको बता देते हैं एक बार फिर से। जो ए है उसमें क्या कहा गया है कि संस्कृति में किशोरी लड़कियों की बातें हुई हैं। कौन सी लड़कियों की? किशोरी लड़कियों की, और वो भी मासिक धर्म को लेकर। और आर में क्या बात हुई है? विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में। अब विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, सांस्कृतिक संदर्भ भी बहुत हो गए, और बच्चों के पलने के जो अनुभव है वो भी भिन्न भिन्न हो गए। तो यहाँ बचपन के अनुभव हैं और यहाँ मासिक धर्म की बात है, यहाँ किशोरी की बात है, यहाँ बच्चों की बात है, और बच्चे में दोनों होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों। तो ये इसका बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने आपको ये बता भी दिया। अब देखते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन। हमें पूरे 30 क्वेश्चंस करने हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप बोर नहीं होंगे, इतना निश्चित है, क्योंकि सीडीपी होता ही बहुत इंटरेस्टिंग है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत था? हम कह रहे थे कि तुम्हें इन सभी के सिद्धांत याद करने होंगे। तो देखो, लेव वाइगोत्स्की भी आ गया है। तो उनके अनुसार जो है बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इनाम, सजा से बचाव, सामाजिक अंतःक्रिया या अनुबंधन। अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप 1 मिनट में बिना ऑप्शन दिए भी आप समझ गए होंगे इसका। उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बच्चा समाज की में जो अंतःक्रिया करता है उससे ज़्यादा सीखता है, अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक अंतःक्रिया के उसमें। अब आ गई जी कोहलबर्ग। अब देखो जी ये क्या कह रहे हैं, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था पूर्व रूढ़िगत अवस्था में निहितार्थ है। इस अवस्था में ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, में बालक सामाजिक व्यवस्थाओं का आकलन मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में करने लगता है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा, यहाँ पर देखें, मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है।
ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, इस अवस्था में बालक दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। ऑप्शन 4 क्या कहता है, इस अवस्था में बालक के नैतिक निर्णय सामाजिक आदेशों पर आधारित होते हैं। अब हमने चारों ऑप्शन अपने पढ़ लिए। इसमें जो सही राइट आंसर है, आपने भी पढ़ते ढूंढ लिया होगा, राइट आंसर सेकंड है, यानी इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। यानी कि वो जब सजा मिलेगी और या उसका उपहार मिलेगा, उसी के आधार पर सही और गलत की पहचान करना सीखता है। ये कोहलबर्ग के अनुसार है। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर, और नैतिक विकास में भी जो प्रथम अवस्था थी यानी कि पूर्व रूढ़िगत अवस्था, यानी कोहलबर्ग की पूर्व रूढ़िगत व्यवस्था जो कि नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था है, में उन्होंने कहा है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इस अवस्था में बालक सही और गलत की जो मिलने वाली सजा और उसके उपहार से सीखना शुरू करता है, उस पर निर्भर करता है। यानी उसने कुछ गलत किया तो आप उसे सजा देंगे, बच्चा समझेगा इस चीज़ से कि मुझे इस कार्य के करने की सजा मिली, इट मीन्स यह कार्य गलत है। और बच्चे ने कोई कार्य किया, उस पर उसको उपहार मिला, मोटिवेट उसको किया गया, तो बच्चा समझेगा कि जो कार्य मैंने किया वह सही था। क्यों? क्योंकि मुझे उपहार दिया गया। तो बच्चा जो सही और गलत की पहचान, जो कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था पूर्व रूढ़िगत अवस्था है, को बालक सही गलत के रूप में सजा और उपहार से मिलान या निर्भर करके करता है। ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है। अब आगे है बेहतर एथलेटिक यानी शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं। यानी कि बेहतर एथलेटिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी भी हो रही है, तार्किक विचार प्रक्रियाएं भी हो रही हैं और ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित भी हो रही हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। तो सीधी सी बात है, जो मध्य बचपन है उसमें है, क्योंकि किशोरावस्था तक तो आते आते इस प्रकार की मैच्योरिटी तो आ जाती है। अब इसमें जो है शैशवावस्था तो बहुत वैसी होती है, प्रारंभिक बचपन भी नहीं है, दोनों नहीं है। ये जो मध्य बचपन कहा जाता है ये इसका आंसर है। इसमें क्षमताएं बढ़ने लगती हैं, नियम जो खेल होते हैं उनको जानने लगती हैं, उनमें भागीदारी करने लगते हैं, तार्किक विचार प्रक्रियाएं उनकी बढ़ जाती हैं और ठोस अनुभव के आसपास वो केंद्रित होने लगते हैं। यानी मध्य बचपन में ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अब 21 ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे किस समुन्नत करती हैं। क्या कि रटकर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा या प्रतिस्पर्धा। ये क्या शो करती हैं, क्या चीज़ है। गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि आ रहा है और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं। तो सीधी सी बात है, हमारा उत्तर तो यही छिपा हुआ है। अंतर्दृष्टि जिसमें होगी, अंतर्दृष्टि किसमें होती है, जो टैलेंट होगा, जिसमें विविध प्रकार के उत्तर दे रहा है कोई बच्चा, तो वो भी टैलेंटेड बंदा होगा। तो रटकर करने वाला तो ये नहीं कर सकता, जो कुंठा से भरा है वो भी नहीं कर सकता। और प्रतिस्पर्धा तो दो प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं, एक अच्छी भी होती है और एक नेगेटिव भी होती है। तो प्रतिस्पर्धा का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा, आदर्श वाली या नहीं आदर्श वाली, इसलिए ये भी नहीं। तो बचा क्या, सृजनात्मकता, जो कि वास्तव में इज द राइट आंसर, क्योंकि सृजनात्मकता में ही अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं होती हैं। तो 21 का उत्तर सृजनात्मकताएं होगा, अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। यह उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्राय प्रश्नों के उत्तर दे सकें। ऑप्शन सेकंड पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
ऑप्शन 3 दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। ऑप्शन 4 उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। अब हमने चारों ऑप्शन देख लिए। अब हमें फिर से देखना है कि अपने अध्याय को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूहों से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। अब यहाँ पर तो गलत पॉइंट तो यही आ गया कि शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी, तो शिक्षक के अपने पसंद के विद्यार्थी सभी होने चाहिए, और यहाँ पर समूह से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। तो क्या होगा इसका, इसमें फिर दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ समूह की तो बात होके रह गई, बाकी जो दूसरे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमें उत्तर खोजना होता है। अब आप यहीं पर देखिए, एक बहुत साइकोलॉजिकल बात है यहाँ पर, ये चीज़ हमने पकड़ी, शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह, तो अपनी पसंद के यानी कुछ स्टूडेंट्स हुए, और यहाँ पर जो बातें आ रही हैं उन विद्यार्थियों की पहचान करने की कौशल की आवश्यकता होती है जो प्राप्त प्रश्नों को उत्तर दे सकें। पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की ये भी नहीं होगा, और उन विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि हमें ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या आ रही है, तो यहाँ पर जो तीसरा है दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर वो अपने सिलेबस को पढ़ाने के लिए कुछ ही बच्चों पर डिपेंड होकर आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, उन्हीं से उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, तो इससे तो दूसरे बच्चों को समान अवसर से वंचित रहेंगे ये। और यही पेडागोजी हमें सिखाता है कि हमें इस चीज़ को मेन फोकस करना है। तो ये जो वाली बात है ये क्या करेगी, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करेगी, क्योंकि उनको तो उत्तर तक पहुंचने ही नहीं, उनको अवसर ही नहीं मिला है, वो वंचित है उस चीज़ से। अगला है 23 योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर है योग्यता समूहीकरण, ध्यान रखना है ये हमें, और सत्य भी पूछा है। हमें दो चीज़ नोट करनी है, एक तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, और एक यहाँ पर कोई नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी में होते हैं और नेगेटिव नहीं देखते, सोचते हैं पॉजिटिव ही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर वैसे पॉजिटिव ये केवल सत्य लिखा है, असत्य नहीं लिख रहा है, हमें ऐसी चीज़ें देखनी है बस। ऑप्शन 1 है विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन 2 सुगम एवं प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक कक्षा समरूप होनी चाहिए। तीसरा बच्चे असहन होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते। फोर्थ विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। अब योग्यता समूहीकरण के बारे में हमें सत्य को खोजना है। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको लगे कि मैं इसका सटीक आंसर नहीं जानता और तुक्का हमें लगाना है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि जो ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट देता है उसके पूरे चांसेस होते हैं, जो कि यहाँ पर भी फिट बैठता है। औरों के मुकाबले ये कथन पूरा सत्य है कि विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं, यानी बहुस्तरीय शिक्षण करना होगा अगर हम योग्यता समूहीकरण के बारे में बात करें तो 23 का राइट आंसर इज फोर्थ, विभिन्न योग्यताओं वाले समूह को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं योग्यता समूहीकरण के लिए। क्योंकि समूहीकरण समझ रहे हैं आप, बहुत सारे बच्चों के समूह में बनाकर और फिर उस पर योग्यता भी होनी चाहिए, तो वो बहुस्तरीय शिक्षण से ही आएगी। अब है अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है। अब अधिगम सीखने में शर्मिंदगी कैसी, आवश्यक है, हानिकारक है, शर्मिंदगी का कोई संबंध नहीं और महत्वपूर्ण है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप समझ ही गए होंगे। अधिगम में शर्मिंदगी का क्या स्थान, कोई स्थान नहीं, तो ये हानिकारक है। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ 24 क्वेश्चन, क्योंकि आवश्यकता तो कोई मतलब नहीं, का कोई संबंध नहीं है, जब संबंध है ही नहीं तो हमें संबंध बताना भी नहीं है, और महत्वपूर्ण तो बिल्कुल नहीं, इसलिए हानिकारक इज द राइट आंसर। अधिगम और शर्मिंदगी का क्या मतलब, हानिकारक है। अगर आप सीखना चाहते हो शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हो तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये हानिकारक है। हमें इसलिए यहाँ पे हानिकारक जवाब देना है, क्योंकि अधिगम और शर्मिंदगी ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर आपको अधिगम होता है सीखना, अगर आप लर्निंग चाहते हो और शर्म भी करते हो तो आप कैसे सीखोगे, इसलिए हानिकारक है अधिगम में शर्मिंदगी। अगला चलते हैं हम अपना
मोस्टली अब हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। और जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते रहिएगा। विद्यालयों को निम्न में से सफलता के किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को, कौन सी सफलता की धारणा जिसको चुनौती देना चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, या सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, या तीसरा सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, या फोर्थ है एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। अब हमने ये चारों ऑप्शंस पढ़ लिए। अब इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें सफलता की धारणा को चुनौती देनी चाहिए, विद्यार्थी, ऑप्शन 1, विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। सफलता का आधार क्या होना चाहिए? कि वह खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करें और तब सफलता प्राप्त करें। यह है विद्यालय में सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए, इस वाली धारणा को हमें चुनौती देनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है? वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। तो हेरिडिटी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, भाषा या आंखों का रंग। आप समझ गए होंगे जब हेरिडिटी की बात आई गई है तो भाषा, ये आंखों का रंग है। आपने 9th और 10th की क्लासेस में साइंस में से पढ़ा होगा कि वंशानुक्रम होता है आंखों का रंग, बालों का, ये सब वंशानुक्रम होते हैं। लेकिन सामाजिक गतिविधियां में भागीदारी नहीं है वंशानुक्रम। साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण कैसा है वो भी वंशानुक्रम नहीं है, और भाषा भी वंशानुक्रम नहीं है। क्योंकि अगर हमारे हिंदुस्तान का बच्चा इंडियन, हमारा भारतीय, इंग्लैंड में पला बड़ा हो तो वो अंग्रेजी ही बोलेगा, ना कि हिंदी। जबकि वंश में, उसके वंशानुक्रम में क्या है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो हिंदी बोलने वाले हैं लेकिन बच्चा फिर भी अंग्रेजी बोलेगा, तो इसलिए भाषा भी नहीं है। लेकिन आँखों का रंग बिल्कुल वही होगा जो उसके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स का, यानी कि उनके वंश में चला आ रहा है, वही उसकी आँखों का रंग होगा। ये आपने हेरिडिटी में पढ़ा होगा। तो 26 का राइट आंसर है आँखों का रंग, 4th। अब आगे चलते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है? यानी आप इतना लंबा चौड़ा के बार हम कंफ्यूज होता है कि एक प्रश्न पूछा क्या है, तो शॉर्ट में उसको बताएं। इसका मतलब ये है, इन्होंने पूछा है कि इनमें से जो निम्न विकल्प दिए हुए हैं इनमें से विद्यार्थी के समावेशन में उनके उसके समावेशन में जो मदद करेगा, किसी बच्चे को ध्यान केंद्रित करने की एक प्रॉब्लम है, तो इनमें से कौन सा कार्य ज़्यादा बेहतर होगा कि उसकी विद्यार्थी का समावेशन कर सके वो? तो पहला पढ़ेंगे हम ऑप्शन एक एक करके। कार्यों को छोटे और प्रबंधीय भागों में तोड़ना, दूसरा लंबे और दोहराव वाले दत्त कार्य देना, या कक्षा में विकर्षण बढ़ाना, या चौथा है कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना। तो ये मैं फिर बता रही हूँ, जो तुक्के वाली मैंने एक बात बताई थी आपको अभी, अगर आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं तो बोल रही हूँ मैं, अदरवाइज नहीं। अगर आपको सटीक आंसर पता है तो फटाक से बस उसी कर दीजिए, लेकिन आप कंफ्यूज हैं तो आप जो उसमें सबसे लंबी स्टेटमेंट वाला ऑप्शन हो उसको चुनिएगा। जैसे कि अब इसमें कार्यों को छोटे प्रबंधीय भागों में तोड़ना, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये इतने सटीक नहीं है जितना कि ये है कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को, कि वो किस प्रकार उसमें संलग्न रह सकता है। वो जितने भी विविध लिख दिया ना यहाँ पर, विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना, यानी कि उन्हें रोक देना, जो उसकी ध्यान को केंद्रित करने में बाधित हो रहे हैं ना, उन सबको रोकना है।
यानी एकाग्रता बढ़ जाएगी। जितने भी कक्षा में संलग्न के विविध तरीके हैं, बात वही है, लेकिन उसको इतने घुमा फिरा के कहा गया है कि मुश्किल सा हो गया। लेकिन इसका सीधा अर्थ क्या है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी उसके माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं उसके सामने, उन सबको हटा दिया जाए और केवल जो उसे सिखाया जा रहा है वो उसके सामने हो, तो वहाँ पर उसका ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार का समावेशन हो जाएगा। ये है इसका आंसर, यानी 27 का फोर्थ आंसर, 27 का फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम 28। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। अब गार्डनर की बहुबुद्धि थी गार्डनर की, जो उसने सिद्धांत दिया था। अब इन चारों में से कौन सा करता है। पहला पढ़ेंगे बारी बारी से। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। हमें गार्डनर को ध्यान रखना है और फिर अपने ऑप्शन देखने। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। तीसरा, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पठानुक्रमात्मक हैं। और चौथा, अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। अब हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए। अब इसमें जो गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत का समर्थन करता है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ये कहा तो गार्डनर ने है बहुबुद्धि के लिए, लेकिन ये वैसे भी सही है। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट हो और हमारे कहीं मस्तिष्क पर चोट हो तो हमारे पूरे मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं होता, लेकिन जहाँ पर पर्टिकुलर चोट लगी है केवल उस ही हिस्से को वो प्रभावित करती है। तो ये जो गार्डनर है, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो इसी को का समर्थन करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। तो 28 क्वेश्चंस का आंसर, द राइट आंसर इज फर्स्ट है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम लेव वाइगोत्स्की आ गए हैं फिर से। क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। यहाँ पर नहीं आ गया है, ये बड़ा टिपिकल होता, बहुत क्वेश्चन गलत कराता है ये नहीं। तो ये कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी, यानी कि सीधा अब आप इसे समझो कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें कौन सा जो वकालत नहीं है उनकी, बाकी होंगी एक नहीं होगी उनकी, वो ही हमें ढूंढनी है। तो पहला ऑप्शन इनाम और दंड का उपयोग, दूसरा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, तीसरा सहकारी शिक्षा का प्रयोग और चौथा बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। अब यहाँ पर इन वाइगोत्स्की की बतानी है हमें, तो वाइगोत्स्की तो इनाम और दंड का उपयोग की वकालत नहीं करते, वो कॉलबर्ग करते थे लेकिन ये नहीं करते हैं। इनाम और दंड का उपयोग वाइगोत्स्की के शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं करते। ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे कि कौन उसके फेवर में, कौन किसके फेवर में, कौन बुद्धि के कितने आयामों का करता है, किस प्रकार से करता है, तब ये क्लियर होगा। हम तो इनके करते रहते तो हमें ये याद हो गए काफ़ी समय से, जो जिन्होंने रिसेंटली बीएड किया होगा उनको भी याद होगा। अब देखते हैं 30 क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। तो देखते हैं अधोगामी सिद्धांत को। पहला पढ़ते हैं, शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करता है। ऑप्शन 2, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ऑप्शन तीसरा, शिशु पहले अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। और फोर्थ है, शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। ये अधोगामी सिद्धांत है और इसके अनुसार जो तीसरा ऑप्शन है हमारा ये सही है। और जो माताएं हैं ना वो तो बिना पढ़े ही इसका जवाब दे देंगी, मदर्स सभी इसका राइट आंसर देंगी। शिशु पहले अपने सिर फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। ये अधोगामी सिद्धांत
को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। ये जो अधोगामी सिद्धांत है वो ऑप्शन तीसरा जो है वो दर्शाता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर, आप कभी भी गौर करना, वो पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उसके हाथ हिलते हैं धीरे धीरे, फिर उसके पैर हिलते हैं। यही है उसका अधोगामी सिद्धांत। ये हमारे आज 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास, ये तो हमारी CDP की थी, और अब हम इसमें अगली नेक्स्ट क्लास लेंगे कल इंग्लिश की। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।